सेशन। ओके, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे रखा है। वी यूज वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड्स। ठीक है, हमारी बेसिक नीड्स के अकॉर्डिंग वी यूज मैनी मटेरियल्स। ठीक है, सम कुछ मटेरियल जो होते हैं हमें नेचर से मिल जाते हैं डायरेक्टली, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि हम उसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो सम होते हैं, सम ऑफ देम आर फाइंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। ठीक है, आधी चीजें जो है, आधी मटेरियल जो है जो हमारी यूज की है, वो हम उसको थोड़ा सा डेवलप करते हैं, हम उसको बनाते हैं। जैसे कि आपका होता है टिफिन बॉक्स हो गया, आपका मतलब कि पेंसिल बॉक्स हो गया, तो वो नेचर में डायरेक्टली नहीं मिलता है कि आप मतलब कि फॉरेस्ट में गए और वो चीज लेके आ गए। तो सिंपली रिसोर्सेज जो होते हैं टू टाइप के होते हैं। ठीक है, मतलब कि आप पहले जो कि नेचर से हमें डायरेक्टली मिल जाते हैं, और दूसरे जो होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं जो कि हम एक्चुअली डेवलप करते हैं। द वेराइटी ऑफ सब्सटेंस दैट अ मैन गेट्स फ्रॉम अर्थ एंड नेचर्स टू मीट हिज बेसिक नीड्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। सिंपली हमारे बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो कि हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे गैसेस हो गई, डिफरेंट गैसेस हमें हो गई, हमें वुड्स नेचर से मिलता है। ठीक है, एयर हो गया, वुड हो गया, और ट्रीज हो गए। और जैसे और आप एग्जांपल बताओ हमें नेचर से क्या क्या मिलता है, ट्राई टू थिंक, जो कि हम डायरेक्टली नेचर से ले लेते हैं। वाटर, वाटर, वेरी गुड सिद्धेश, वाटर हम मतलब नेचर से Fruits, ले लेते हैं। fruits and vegetables. soil, rubber, so rocks, रॉक्स, ठीक है, वेरी गुड, हम रॉक्स भी यूज कर Ores. लेते हैं। Fuels. ores, फ्यूल्स, Sir, limestone. लाइमस्टोन, ठीक है, रॉक एंड Minerals. लाइमस्टोन आर सेम। minerals, metals, मेटल्स some हम मिलते हैं metals, जो कि हमें डायरेक्टली नेचर से मिल जाते हैं, वेरी गुड, मेटल्स इज अ वेरी गुड एग्जांपल। और फ्यूल किसने कहा? Oxygen. ऑक्सीजन Sir, हो गया। petroleum also, no? Some Fossil fossil fuels. fuels. Sir, fossil fuels. Some mineral fossil oil. fuels, ओके, फॉसिल fuels, बहुत सारे फ्यूल्स होते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम हो गया आपका, डीजल हो गया आपका, एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, जितनी टाइप की मतलब कि ये आपको सारे गैसेस जो भी आपने फ्यूल सुन रखे हैं। ठीक है, फ्यूल को हम एक्चुअली बाद में क्लासीफाई कर देंगे। ठीक है, हमें सिंपली एक क्रूड ऑयल मिलता है। ठीक है, एक क्रूड ऑयल होता है जो कि हमें डायरेक्टली नेचर से मिलता है, और उसको हम मतलब कि सर उसे बॉईल करने के बाद हमें सारे फ्यूल्स मिलते हैं ना? एग्जैक्टली हम उसका करते हैं पेट्रोलियम को बॉईल करने के बाद ना। नहीं, क्रूड ऑयल को, पेट्रोलियम को नहीं, Gasification. पेट्रोलियम को नहीं, सिंपली होता है हमारा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का हम करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस, उसको हीट करते हैं बहुत, और उसके बाद मतलब कि हमें मिलती है सीएनजी, पीएनजी, उसके बाद पेट्रोलियम, फिर डीजल, फिर एरोप्लेन का फ्यूल मिलता है, और फिर उसके बाद हमको मिलता है कोल टार, मतलब कि बहुत सारे फ्यूल्स मिलते हैं। सबसे पहले हमको मिलता है क्रूड ऑयल जो नेचर से मिलता है, और बाकी सारे जितने भी फ्यूल्स हैं हम हमारे एफर्ट्स के साथ, ह्यूमन एफर्ट्स के साथ हम उसको चेंज कर देते हैं इन अ वेराइटी ऑफ फ्यूल्स सिंपली। तो सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती है? तो सिंपली द वेराइटी ऑफ सब्सटेंस, जितने सारे भी सब्सटेंस है दैट अ मैन गेट्स फ्रॉम द अर्थ, जितनी भी चीजें हमें अर्थ से मिल रही है, नेचर से मिल रही है, जिससे वी आर फुलफिलिंग अवर बेसिक नीड्स, जिससे हम हमारी बेसिक नीड्स को पूरी कर पा रहे हैं, तो उन्हें हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल, सेकंड वन इज द नॉन रिन्यूएबल। सिंपली यहाँ पर रिन्यूएबल का मतलब ये होता है बच्चों, जिसको आप बार बार यूज कर सकते हो सिंपली। ठीक है, वो होते हैं रिन्यूएबल, और जिनको सिर्फ आप वन टाइम यूज कर सकते हो वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल। ओके, अब जैसे कि आपने मुझे कहा एयर, ठीक है, एयर में मैं लेता हूं ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन रिन्यूएबल है या फिर नॉन रिन्यूएबल है, ये मुझे बताओ। renewable, Renewable. 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 ठीक है, आप क्या कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो, प्लांट्स एंड ट्रीज जो है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहे हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन जो हो गया हमारा रिन्यूएबल हो गया। ओके, अब मुझे ये बताओ, सनलाइट, सनलाइट इज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल? renewable, Renewable. Renewable.
ठीक है, सनलाइट जो आ रही है सन से वो हम कंटिन्यूस आ रही है, ऐसा तो नहीं है कि बस वो एक टाइम आ गई और हम उसको बार बार यूज नहीं कर पाएंगे। वो हमेशा आएगी, जब तक वो सन रहेगा तब तक हमारे पास सनलाइट आएगी, सन रेज आएगी सिंपली। ओके, नेक्स्ट मैं आपसे पूछता हूँ। ओके, मुझे ये बताओ, पेट्रोलियम जो है आपका वो रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल? Non-renewable. 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 वेरी गुड। नॉन रिन्यूएबल क्यों होगा, अब ये भी बताओ। Because it is Because it get exhausted short. quickly. Yes. Because its stock is limited. When we use it one time, it gets transformed into It will end. It takes thousands of years to be renewed. ओके, ठीक है। अब हमारे अर्थ जो सरफेस है उसमें एक फिक्स अमाउंट का पेट्रोलियम अभी है। जब हम वो सारा पेट्रोलियम यूज कर लेंगे, ठीक है, तब हमारे अर्थ सरफेस के अंदर कुछ भी पेट्रोलियम नहीं बचेगा, तो हम उसको लिमिटेड रिसोर्सेज में ही यूज कर सकते हैं। अगर वो एक बार खत्म हो गया पेट्रोलियम, तो इट टेक्स 1000 years टू अगेन मेक पेट्रोलियम। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, नेचुरल रिसोर्स सिंपली आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर टेबल है एक, इसको हमने क्लासिफाई फर्दर क्लासिफाई करा। सिंपली हमने कहा इनएग्जॉस्टिबल, जो कि खत्म नहीं हो सकते। दूसरी चीज हो गई एग्जॉस्टिबल, जो कि आपकी चीजें खत्म हो जाती है। ठीक है, जो हमने आगे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल करा था, तो सिंपली जो आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है या फिर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, वो आपके इन एग्जॉस्टिबल होते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते हैं। वो मतलब कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उसको आप बार बार यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल सच एज सनलाइट हो गया आपका, एग्जाम्पल आपकी एयर हो गई। ठीक है, अनलिमिटेड क्वांटिटीज में ये प्रेजेंट है और हम इसको बार बार यूज कर सकते हैं। ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है हमारे। ओके, अब नेक्स्ट टाइम आ गई जो हमने नॉन रिन्यूएबल देखे, जो कि हम लिमिटेड टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल मतलब कि एक बार आपने उसका यूज करा और वो चीज हो गई खत्म, तो इस चीज को हम बोलते हैं एग्जॉस्टिबल। जैसे कि जो कि प्रेजेंट है नेचर में, बहुत लिमिटेड है कि हम उसको फिक्स टाइम तक ही यूज कर सकते हैं, अनलिमिटेड नहीं है वो। जैसे कि हो गया हमारे फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट अगर हमने सारे एक साथ काट लिए, उसका वुड और फर्नीचर बना लिया, तो हमारे पास फॉरेस्ट भी नहीं बचेगा। वाइल्ड लाइफ, फिर हो गए जैसे मिनरल्स, अगर मिनरल्स हमने जितने भी अर्थ सरफेस के अंदर हैं, हमने अगर उन सारे मिनरल्स को यूज कर लिया, तो हमारे पास मिनरल्स ही नहीं बचेंगे। फिर हो गया उसके बाद कोल एंड पेट्रोलियम, कि अगर कोल और पेट्रोलियम भी हमारे पास सिर्फ, अब एक रिपोर्ट आई थी कि 70 नेक्स्ट ईयर तक के लिए ही हम कोल को यूज कर सकते हैं। वी आर रनिंग आउट ऑफ शॉर्टेज, ऐसी मतलब कि एक रिपोर्ट आई थी कि एटमोस्ट हम 70 to 100 ईयर्स तक ही कोल और पेट्रोलियम को मतलब कि अब प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि अब वो डिमांड इतनी बढ़ गई है इन चीज़ों की। फिलहाल कोल की तो डिमांड कम हो गई, लेकिन पेट्रोलियम की डिमांड तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अब। ओके, अब आप जैसे कि हमें एक्चुअली कुछ चीज़ें पता चल गई है कि आधी चीज़ें जो है वो रिन्यूएबल है और आधी चीज़ जो है वो नॉन रिन्यूएबल है। तो हमें अब एक्चुअली क्या करना चाहिए, हमें कौन से टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यूज करने चाहिए, रिन्यूएबल या फिर नॉन रिन्यूएबल? Renewable. Renewable. जो चीजें हमारे पास इनएग्जॉस्टिबल है, जो कि खत्म ही नहीं होगी, उनको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं। तो हमें अब ये प्रोसेस करना चाहिए कि जितनी भी इंडस्ट्रीज है जो कि कोल पर चलती है, कोल एक टाइम बाद खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम एक टाइम बाद खत्म हो जाएगा, तो हमें एक्चुअली रिन्यूएबल एनर्जीज का यूज करना पड़ेगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करना पड़ेगा, सच एज सनलाइट का यूज करके हमें कुछ फैक्ट्रीज चलानी पड़ेगी कि आप सनलाइट से एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं और वो Solar. एनर्जी को हम यूज करके इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं, और उससे जो भी हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस यूज करने हैं, हम उसको सिंपली यूज कर रहे हैं। ओके, ये आ गई हमारी सिंपली इनएग्जॉस्टिबल, हमने देखा यहाँ पर दो हो गए, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल कौन से हैं, कैन बी रीजनरेटेड, जिनको हम वापस से रीजनरेट कर सकते हैं, उसमें हमने कह दिया रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और जिन्हें हम वापस से नहीं रीजनरेट कर पाते हैं वो हो जाएंगे सिंपली हमारे नॉन रिन्यूएबल। ओके, अब यहाँ पर जैसे कि जिनको हम बार बार रीजनरेट कर सकते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं,
जितने भी हमारे फार्मर्स हैं, ठीक है, वो हर 3 मंथ्स में सॉइल चेंज करते हैं। कभी वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप मैनेजमेंट का यूज करके, कभी मतलब वीट उगाते हैं, कभी डिफरेंट, कभी दालें उगाते हैं, कभी राइस उगाते हैं। तो वो क्या करते हैं, बार बार अपनी सॉइल को ऐसा मेंटेन करते हैं ताकि डिफरेंट जितने भी टाइप के अलग अलग हम उस खेती पर प्रोड्यूस कर रहे हैं जो भी चीजें, ठीक है, वो बार बार मतलब कि रीजनरेट हो सके। तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, सॉइल जो है हमारी, उसको हम रीजनरेट करते हैं। अब रीजनरेट करने का प्रोसेस क्या है, तो सिंपली आपने देखा होगा कि सुना होगा कि हम क्या कर देते हैं, बर्निंग कर देते थे पहले, ठीक है, मतलब कि जितने भी खेत हैं उनको जला दिया जाता था, उनको सिंपली हम बर्न कर देते थे। और उससे क्या होता था कि सॉइल का पीएच थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता था, और वहां पर हमें मतलब कि सॉइल वापस रीजनरेट हो जाती थी, उसे फास्फोरस और नाइट्रोजन बहुत अच्छा मिल जाता था इस प्रोसेस से। तो वो सॉइल जो है, आपका लैंड जो है, वो वापस से रीजनरेट हो जाती थी नेक्स्ट फार्मिंग के लिए। लेकिन आजकल बर्निंग एक्चुअली बहुत सीरियस इशू हो गया है। आपको पता ही होगा कि पंजाब में बर्निंग बहुत ज्यादा हो रही थी, जिससे कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, आपने ऐसे न्यूज़ सुनी है कि नहीं? आर यू अवेयर ऑफ दैट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसीलिए आजकल एक्चुअली Yes, sir. सॉइल कल्टीवेशन करके एक प्रोसेस यूज कर रहे हैं। जैसे कि आपने ट्रैक्टर्स के पीछे जो हार्वेस्टिंग वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे प्लगिंग करी जाती है। जैसे ही क्रॉप, अगर जैसे कि अभी सीजन है राइस का, या फिर अभी सीजन है मेज का, तो जैसे ही उसकी मतलब कि हमने मेज निकाल लिए, राइस निकाल ली, उसके बाद मतलब कि हम करते हैं प्लगिंग। और प्लगिंग करने के बाद थोड़े टाइम बाद हम सॉइल जैसे ही वापस रीगेन हो जाता है, उसमें मतलब कि नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा बराबर हो जाती है, तब हम वापस से क्रॉप को, नए क्रॉप को हम इन्वेस्ट कर देते हैं, मतलब कि वापस से हम उसमें स्टार्ट कर देते हैं। ये सब चीजें आपने बायो में पढ़ी होगी शायद, क्रॉप प्रोडक्शन में, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब जैसे कि रीजनरेट आप क्या कर सकते हो, तो हम फॉरेस्ट को भी मतलब कि वापस रीजनरेट कर सकते हैं। हम कहते हैं कि ग्रो मोर ट्रीज। तो सिंपली जितने ज्यादा हम ट्रीज लगाएंगे, उससे हमें एक्चुअली बहुत ज्यादा फायदा होगा। उससे हमें वुड्स भी मिल जाएंगे, हमें एयर भी अच्छी मिलेगी, उससे हमें एनवायरनमेंट भी अच्छा मिलेगा। कि आपने देखा होगा कि टेम्परेचर एक्चुअली जो अर्थ का है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो वन ऑफ द रीजन ये भी है कि फॉरेस्ट जितने भी हैं वो कम होते जा रहे हैं, तो ये भी वन ऑफ द रीजंस है। ओके, वाइल्ड लाइफ, जैसे कि आपने देखा होगा लायंस, टाइगर, ये इनकी क्वांटिटीज भी कम होती जा रही है। तो वाइल्ड लाइफ मतलब कि Yes, वाइल्ड sir. लाइफ पूरी सेंचुरी होती है, मतलब कि वन एनिमल इज डिपेंडेंट ऑन द अनदर, देयर इज अ कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल चल रहा है। अब ये भी एक्चुअली रिन्यूएबल है, लेकिन अब जैसे जैसे कि वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स कम होते जा रहे हैं, तो ये भी वाइल्ड लाइफ भी हमारी खतरे में है सिंपली। ओके, अब आगे जैसे कि हम देखते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको मतलब कि हम वापस से यूज ही नहीं कर सकते हैं, तो वो हो गया हमारे फॉसिल फ्यूल्स, कोल एंड पेट्रोलियम, और हो गए हमारे मेटल्स, जितने भी मिनरल्स हैं हमारे, सिंपली वो भी हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं हम नीचे कुछ टर्म्स हैं। सिंपली हम देखते हैं सबसे पहले फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या है? एग्जॉस्टिबल। ये चीज क्या होती है? फॉसिल फ्यूल जितने भी हैं खत्म हो जाते हैं। तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जो कि मतलब कि डेड हो गए थे, और थोड़े टाइम बाद मतलब कि अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर दे कन्वर्ट इनटू सिंपली फॉसिल फ्यूल। ठीक है, ये मैं आपको चीज बताऊंगा कैसे हो रही है, क्या हो रहा है इनमें, ठीक है, आपको भी थोड़ा आइडिया होए। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल कनेक्ट कर दूंगा उस चीज से। कोल एंड पेट्रोलियम, सिंपली हम इसको कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स, आर वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट प्ले अ वाइटल, वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉडर्न सोसाइटी। और ये कहाँ पर मिलते हैं फॉसिल फ्यूल्स? सो दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, बियॉन्ड द सरफेस ऑफ अर्थ, सिंपली वी विल गेट द फॉसिल फ्यूल्स।
ओके, सबसे पहले हम देख रहे हैं कोल एंड पेट्रोलियम में पहला जो पार्ट है कोल का, हम आज पूरा कोल ही देखेंगे एंड टुमारो वी विल सी अबाउट द पेट्रोलियम। ओके, कोल, सिंपली कोल क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कोल इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, उसमें कुछ अमाउंट की इम्प्योरिटीज भी होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन इट। ओके, कोल हमें मिलता कहाँ है ये बात आती है, तो सिंपली इट इज फाउंड इन द कोल माइंस। कोल माइंस कहाँ होती है? इट इज डीप इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ। सिंपली अर्थ को जब हम डीप करते हैं अर्थ सरफेस के अंदर, तो अब हमें कोल मिलता है। लेकिन ये कोल हमें हर जगह नहीं मिलता है सिंपली। ठीक है, कोल हमें वहां मिलता है जहां पर रिच डिपॉजिट होती है कोल की, या जहां पर कोल बहुत ज्यादा पाया जाता है वहीं पर मतलब कि मिलती है, हर जगह नहीं मिलती है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि अकरेंस ऑफ कोल कहाँ कहाँ है। तो सबसे ज्यादा तो जो कोल मिलता है हमें रशिया में मिलता है, चाइना, यूके, जर्मनी, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर मतलब कि बहुत सारे अमाउंट ऑफ कोल माइंस हैं। यहाँ से मतलब कि बहुत ये कंट्रीज क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है कोल को। इंडिया में अगर बात करें कि इंडिया में कोल कहाँ है, कोल माइंस कहाँ है, तो सिंपली झारखंड में है और वेस्ट बंगाल में है। झारखंड में कहाँ है, तो झारिया और बोकारो करके एक प्लेस है, वहाँ पर मतलब कि बहुत माइंस है। और एक रानीगंज वेस्ट बंगाल में है, तो वहाँ पर भी बहुत बड़ी कोल माइंस है। तो पूरा इंडिया में मतलब कि इंडिया में मोस्टली हम जो कोल यूज करते हैं, पहले हम इंपोर्ट करते थे ऑस्ट्रेलिया से। अभी ये मतलब कि अभी का मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि कोल का अभी हम कम कर रहे हैं, जितना हमारे पास है हम उतने में मैनेज तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम शायद ऑस्ट्रेलिया से अब इंपोर्ट कम कर रहे हैं, कुछ ऐसा सीन है। पहले हम ऑस्ट्रेलिया से बहुत इंपोर्ट करते थे, क्योंकि हमारे कोल की डिमांड बहुत थी। हमारी इंडस्ट्रीज जितनी थी, शुगर इंडस्ट्रीज थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, और मतलब जितनी भी रिफाइनरीज थी, सब में हमें रिक्वायरमेंट होती थी कोल की। कोल से हम क्या करते थे, कोल को बर्न करते थे और मतलब कि हाई टेम्परेचर करते थे, और मतलब कि दो अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स में रिएक्शन करवाते थे सिंपली, ताकि हमें नए प्रोडक्ट्स मिल पाए। ओके, अब यहाँ पर सिंपली अब हम देख लेते हैं कि हमें पता पड़ गया कोल एक्चुअली होता क्या है। तो कोल इज अ सिंपली मिक्सचर ऑफ दिस, वेयर कोल हमें कहाँ मिलता है, तो इन कंट्रीज में मिलता है। इंडिया में कहाँ मिलता है, तो ये वो जगह रही जहाँ इंडिया में मिलता है। अब हम थर्ड पॉइंट देखने जा रहे हैं, सिंपली टाइप्स ऑफ कोल। ओके, देयर आर सिंपली 4 टाइप्स ऑफ कोल। सबसे पहले होता है, अब एक्चुअली हमने जो 4 टाइप्स के ये जो टाइप्स होते हैं कोल के, वो हमने डिफ्रेंशिएट ऐसे कर रखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट, कि उनमें कार्बन कितना प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला वाला जो टाइप ऑफ कोल होता है दैट इज पीट, उसके बाद होता है लिग्नाइट, उसके बाद होता है बिटुमिनस, उसके बाद होता है एंथ्रासाइट। सिंपली ये दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। सब बिटुमिनस भी होता है ना? हाँ, बिटुमिनस ये रहा। द थर्ड पॉइंट इज बिटुमिनस। सर सब बिटुमिनस। ओके, Yes, sir, सब bituminous. ओके, सब बिटुमिनस एंड बिटुमिनस दे बोथ आर सेम। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है इनके अंदर भी। मतलब जितनी भी डिफरेंट वेराइटीज होती है उनको सबको कलेक्ट करके हमने सिंपली कह दिया बिटुमिनस। ओके, अब हमने एक्चुअली यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ कोल ही क्यों कहे। ठीक है, तो हमने एक्चुअली क्या करा, इनको हमने डिवाइड जो करा, इनमें जब हमने चेक करा, तो जैसे हमने पीट में जब चेक करा तो उसमें कार्बन कंटेंट जो था वो 30% के अराउंड था। लिग्नाइट में जो हमारा कोल परसेंटेज था वो 40% के अराउंड था। ब्यूटिमिनस में जब हमने चेक करा तो उसमें 60% के अराउंड कुछ कार्बन कंटेंट था। एंथ्रासाइट जो है, जिसमें मतलब कि सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है 85%। ठीक है, तो हमने एक्चुअली कोल को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल को किस मतलब कि हमने क्या करा है कि कार्बन कंटेंट के बेसिस पर हमने सिंपली उसको क्या करा है, डिफरेंशिएट करा है, कि जिसमें जितना कार्बन परसेंट है तो हमने कह दिया पीट होगा। अगर उसके बाद क्या होगा, उससे अगर ज्यादा अगर परसेंटेज निकलता है 30 से लेकर 50% के बीच में एवरेज, तो हमने कहा वो लिग्नाइट होगा। उसके बाद मतलब कि और ज्यादा अगर कार्बन कंटेंट है तो हमने कहा बिटुमिनस होगा। और सबसे ज्यादा अगर कार्बन कंटेंट है उसमें
90% अगर कार्बन कंटेंट है तो हमने सिंपली उसको कह दिया एंथ्रासाइट। सर यस भूमि। सर मतलब एंथ्रासाइट कोल का प्योरेस्ट फॉर्म हुआ ना? हाँ, कोल का प्योरेस्ट फॉर्म एंथ्रासाइट हुआ। ओके सर। ठीक है, हैं सारे ही कोल, लेकिन प्योरेस्ट फॉर्म एक जो हम कहते हैं वो सबसे ज्यादा प्योर एंथ्रासाइड है, क्योंकि इसमें 90% से भी ज्यादा, कभी 85% अराउंड यहाँ पर कार्बन परसेंट होता है। ओके, अब यहाँ पर एक्चुअली इन तो पिछले लेसन कार्बन में बोला था क्या एंथ्रासाइट इज द चीपेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल? यस सर, वो तो Yes, सुपीरियर sir. होना चाहिए ना। सर एमसीक्यू Yes, में sir. क्वेश्चन भी आया था। यस सर, एमसीक्यू में भी Yes, आया sir. था वो। सर वहाँ सुपीरियर होना चाहिए ना। सुपीरियर हो यस सर। डेफिनेटली एंथ्रासाइट जो है वो सुपीरियर फॉर्म है, मतलब कि बहुत ही सुपीरियर फॉर्म है। सबसे अच्छी फॉर्म जो होती है कोल की, इट इज एंथ्रासाइट। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ब्रैकेट्स में लिख रखा है, जैसे लिग्नाटाइट जो है इसको हम सॉफ्ट कोयल भी कहते हैं, ब्यूटिमिनस जो होता है इसको हाउस होल्ड कोल भी कहते हैं, एंथ्रासाइट जो होता है इसको हम हार्ड कोल भी कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोल, कि कोल का एक्चुअली फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। हाँ तो सिंपली क्या हो रहा है, आपको एक कहानी सुना देता हूँ। ये आपने कहानी आपकी बायो क्लास में भी सुनी होगी सिंपली। ठीक है, कि बहुत समय पहले, ठीक है, बहुत टाइम पहले बहुत सारे फॉरेस्ट हुआ करते थे, और फॉरेस्ट में बहुत सारे डायनासोर हुआ करते थे जिनकी साइज हमारे से बहुत बहुत बड़ी भी होती थी। फिर क्या हुआ कि एकदम से कुछ नेचुरल कैलामिटीज आ गई, कि मतलब कि क्या हो गया, अर्थक्वेक्स आ गए या फिर वॉल्केनो इरप्शन हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी ट्रीज थे और लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो अर्थ सरफेस के अंदर एक्चुअली डिपॉजिट हो गए, मतलब बरी हो गए। अब जैसे ही अर्थ सरफेस के अंदर बरीड हो गए, उसके बाद क्या हुआ कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिली। ठीक है, उनका मतलब कि प्लांट्स को ऑक्सीजन नहीं मिली तो प्लांट्स मर गए। लिविंग ऑर्गेनिज्म को मतलब कि ऑक्सीजन नहीं मिले तो वो भी मर गए। और उसके बाद क्या हुआ कि उनके ऊपर और मतलब कि अर्थ सरफेस की लेयर आती गई, लेयर आती गई, लेयर आती गई, मतलब कि उनके ऊपर बहुत सारा मतलब कि सॉइल आता गया। अब वो जितना सॉइल उनके ऊपर आता गया, ठीक है, जितना ज्यादा उनके ऊपर सॉइल आता गया तो उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। तो प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ने लग गया, और धीरे धीरे टाइम के साथ जितने भी वो वुड्स की फॉर्म में थे और वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में थे, वो सिंपली चेंज होके कन्वर्ट हो गए आपके कोल में। और तो यही चीज मतलब कि एक सिंपल सी एक कहानी है कोल का फॉर्मेशन कैसा होता है। ठीक है, तो इट इज बिलीव दैट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो द ग्राउंड्स बिलो द फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट के जो नीचे वाले एरिया थे, वहां पर एक्चुअली क्या हुआ, तो नेचुरल करामिटीज हुई, कुछ क्या हुआ जैसे कि अर्थक्वेक्स आ गए या फिर वॉल्केनो इरप्शन हुआ। तो उससे क्या हो गया, फॉरेस्ट वर बरीड इन द चैम्प्स, सिंपली वो मतलब कि दब गए सॉइल के अंडर। इससे क्या हुआ, द प्लांट्स हैड नो कांटेक्ट विद ऑक्सीजन। और उसके बाद क्या हो गया, लेयर, बहुत सारी सक्सेसिव लेयर्स फॉर्मेशन हो गई, किसकी, सॉइल की, सेडिमेंट्स की, सॉइल की, उन बरीड प्लांट्स के ऊपर। अब बहुत टाइम्स बाद, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, मतलब अप्रोक्स मैं आपको कह देता हूँ 300 मिलियन ईयर्स, और 300 मिलियन ईयर्स मतलब हो जाता है आपका 3000 लाख ईयर्स पहले। ठीक है, तो ये जो आपका कोल एंड पेट्रोलियम होता है जनरली, ये मैं आपको एक फिगर्स बता देता हूँ, जैसे कि 300 मिलियन। ओके, अब एक और चीज ये भी बता देता हूँ, 1 मिलियन जो होता है वो कितने लैक्स होता है, तो इट इज इक्वल टू 10 लैक्स। 10 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे 300 मिलियंस को लैक में कन्वर्ट करके आप बताओ क्या होगा। 3000 30 करोड़। ठीक है, सिंपली ये हो जाएगा 3000 लैक्स। ओके, ठीक है, तो ये सिर्फ मिलियंस और लैक्स में मैं आपको कुछ पता, तो मतलब इतने टाइम पहले की बात है, 3000 ईयर्स, सॉरी 3000 लाख ईयर्स
अगो, मतलब कि इतना टाइम पहले, तब से मतलब कि कुछ नेचुरल कैलामिटीज, अर्थक्वेक तब आए थे, और उसका फॉर्मेशन मतलब कि जो कोल का हो रहा है वो अब हो रहा है। मतलब कितना टाइम लग गया मतलब कोल और पेट्रोलियम बनने में, आप समझ सकते हो। इट टेक्स अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब मैंने कहा था कि सेडिमेंट्स और मतलब ये क्या हो रहा था, तो सिंपली क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ फॉरेस्ट है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं ये फॉरेस्ट है, ऐसा एरोस से हम मान लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, ये मतलब कि लोअर साइड एरिया, जितने भी लोअर साइड एरिया थे, ये तो हो गया आपका माउंटेन, जो भी इतना बड़ा वाला एरो है, यहाँ साइड तो आपके माउंटेन थे, ये मतलब कि नीचे वाले एरिया थे। यहाँ पे आई अर्थक्वेक, तो ये सब क्या हो गए, यहाँ पर बरीड हो गए, ये गिर गए यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे बरीड होते गए, तो यहाँ पर अगर रेन वेन आई होगी, ठीक है, कुछ रेन आई, तो यहाँ से सॉइल, जो पहाड़ पे जो सॉइल थी वो खिसक के इनके ऊपर बरीड हो गई। ठीक है, धीरे धीरे ऐसा ही होता है कि माउंटेन्स क्या होता है, माउंटेन के ऊपर जितना भी सॉइल होता है, जब भी रेन आती है तो वो नीचे की तरफ आती है, तो यहाँ पर लेयर फॉर्मेशन होती गई होती गई होती गई होती गई, बहुत सारी लेयर फॉर्मेशन होती गई। तो यहाँ पर ऐसा क्या होता जा रहा था कि यस सर मिनरल ऑयल भी ऐसे ही फॉर्म होता है ना? मिनरल ऑयल, यस सर। मिनरल ऑयल जो होता है बच्चों, वो तो एक्चुअली खाने के बहुत सारे तेल होते हैं। ठीक है, वो हम जनरली, ठीक है, जो जैसे कि दो टाइप के मिनरल ऑयल होते हैं, वो भी मैं चलो पूरा एक आपको टॉपिक बताता हूँ। आदि जो आपके मिनरल्स ऑयल होते हैं, जैसे कि जितने भी हम तेल खाते हैं, जैसे कि हो गया आपका ग्राउंड नट ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, और कौन सा हो गया, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ओके, एग्जैक्टली जो मिनरल्स ऑयल होते हैं, ठीक है, वो जनरली पेट्रोलियम के होते हैं। ठीक है, और मतलब कि आधे जो होते हैं एडिएबल होते हैं, जो खाने लायक होते हैं सिंपली। ठीक है, तो खाने वाले जो आजकल तेल होते हैं वो सिंपली हम क्रॉप से यूज कर लेते हैं। ठीक है, सरसों का तेल हो गया तो वो हम सरसों से लेते हैं। कोकोनट ऑयल जो हो गया वो हम कोकोनट से लेते हैं। ठीक है, ग्राउंड नट ऑयल जो हो गया वो हम मूंगफली से लेते हैं। लेकिन पेट्रोलियम के भी बहुत सारे ऑयल्स होते हैं जिसको हम नॉर्मली नहीं, वो हम मतलब कि एडिएबल नहीं होते हैं, वो खाने लायक नहीं होते हैं। ठीक है, वो उनका हम डिफरेंट यूज लेते हैं, कि आधों को हम इन द फॉर्म ऑफ अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग यूज करते हैं, वो भी हम देखेंगे। ओके, यहाँ पर मतलब कि फिर बहुत सारी लेयर फॉर्मेशन हो गई, और फिर यहाँ पर थोड़े टाइम अंदर, यहाँ पर देखो आप, जैसे जैसे मैंने आपको एक ये भी चीज बताई थी कि ये अर्थ सरफेस के जितना आप डीप में जाओगे, तो वहां पर प्रेशर की वैल्यू क्या होती जाएगी, नीचे बॉटम में increase. सिंपली प्रेशर विल इंक्रीज। तो प्रेशर इंक्रीज होता गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी, नो ऑक्सीजन सिंपली, तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी, तो धीरे धीरे ये जितने भी बरीड ट्रीज थे, फॉरेस्ट थे, वो कन्वर्ट हो गए सिंपली आपके कोल में। अब यहाँ पर एक फिगर और दिखाते हैं, चलो। ओके, एक वो दिखाने के पहले सबसे पहले हम देखते हैं एक प्रोसेस, एक टर्म देखते हैं, कार्बोनाइजेशन। क्या बोलते हैं इस टर्म को? कार्बोनाइजेशन। ओके, अब यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है कार्बोनाइजेशन में, कि जितने भी केमिकल प्रोसेस हैं विच इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट इनटू कोल, उसको हम सिंपली कहते हैं कार्बोनाइजेशन। ठीक है, कार्बोनाइजेशन एक टर्म होती है, जितने भी हम केमिकल प्रोसेस यूज करते हैं टू कन्वर्ट प्लांट इनटू कोल, उसको हम सिंपली कहते हैं कार्बोनाइजेशन। ओके, अब मैंने आपको एक बात कही थी कि मतलब कि कुछ टर्म बताई थी आपको 300 मिलियंस ईयर अगो, तो ये कुछ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये ट्रीज हैं। अगर जितने ज्यादा सॉइल की लेयर आती जाती है, उतना मतलब कि कोल क्या है, नीचे दबता चला जाएगा। तो सबसे जो जितना डीप में आप खोदते जाओगे, ठीक है, जैसे हमने थोड़ा सा डीप करी,
ठीक है, हमने थोड़ी सी हमारी अर्थ की सरफेस थी उसको डिग करी, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर मिला पीट। हमने अर्थ सरफेस को और डीप डिग करा तो हमें मिला लिग्नेटाइट। हमने अर्थ की सरफेस को और डिग करा तो हमें मिला यहाँ पर बिटुमिनस और सब बिटुमिनस। हमने उसको और डिग करा तो सिंपली हमें मिला एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट। तो यहाँ पर क्या होता गया कि जो सबसे नीचे होगा, ठीक है, ये जो सबसे नीचे यहाँ पर जो हमें मिल रहा है, ठीक है, आपको जो कोल मिल रहा है यहाँ पर सबसे नीचे, वो सबसे बहुत पुराने टाइम का होगा, सबसे पुराना मतलब कि बहुत टाइम पहले का। उस और जो सबसे ऊपर होगा वो मतलब कि अभी लेटेस्ट होगा, मतलब कि उसको थोड़ा ही टाइम हुआ होगा, मतलब कि आप समझ लो कि उसको 500 और 1000 ईयर्स ही हुए होंगे, ठीक है। तो वो ऊपर की सरफेस से जो आपको मिलेगा वो बहुत मतलब लेटेस्ट होगा, और सबसे जो पुराना होगा वो बहुत डीप में आपको मिलेगा सिंपली। Sir, यस वेदिका? sir, what is mean by subbituminous? ओके, बिटुमिनस की मतलब कि एक्चुअली क्या कर रखा है। ओके, पहले आप मुझे ये बताओ कि बिटुमिनस का कार्बन कंटेंट कितना होता है? 60%. 50 to 70. 60%. 50 to 70%. So 50 to 70%. 50 to ओके, ठीक है। तो मैं 2 मिनट एक बार वाइट स्क्रीन ओके। अब ये जो हमारी रेंज थी, ठीक है, मैंने आपको कहा कि यहाँ से जितना जितना हम डीप में जाते रहते हैं तो हमें मिलता रहता है कार्बन कंटेंट ज्यादा मिलता है। ओके, एक टाइम पर हमें यहाँ पर मिला बिटुमिनस, ठीक है। बिटुमिनस का कुछ कार्बन कंटेंट आपने मुझे बताया है, अभी अभी हमने देखा 50 to 70। ओके ओके, अब यहाँ पर जो सब बिटुमिनस होता है, यहाँ पर हमने क्या कहा 50 to 70 यहाँ पर होता है कार्बन परसेंट। सिंपली कार्बन परसेंट कुछ इतना होता है, हमने मान लिया, अरे परसेंटेज कहाँ गया, इतना होता है। ओके, अब मेरी बात ध्यान से देना कि ये जो 50 to 70 आपने मुझे कहा है, मैं इसको रखता हूँ यहाँ पर साइड में थोड़ा। हम इस पॉइंट पर आए, ठीक है, इस पॉइंट पर ध्यान से ना, इस पॉइंट पर हम आए और यहाँ से हमने डिग करा, ठीक है, यहाँ से हमने डिग करा तो हमें मिला यहाँ पर से जो कार्बन मिला होगा, ठीक है, यहाँ से जो हमको कोल मिला उसका हमने कार्बन परसेंटेज चेक करा तो वो आ रहा था नियर अप्रॉक्स 50 या फिर 55 सिंपली, ठीक है। तो ये जो जिसमें कार्बन कंटेंट कम होता है हमने उसको क्या कह दिया, सब बिटुमिनस। हमने इसको और डिग करा, सिंपली हमने जब इसको और डिग करा तो हमें यहाँ पर से जो कोल मिला उसका जो कार्बन परसेंटेज था वो हमें मिला 60 to 70 के बीच में। तो हमने कहा कि ये जो बिटुमिनस है ये दो टाइप के हो गए सिंपली। एक तो हो गया बिटुमिनस जिसमें कार्बन का परसेंटेज ज्यादा होगा, और सब बिटुमिनस जिसमें कार्बन का परसेंटेज जो ऑक्टेन का होगा वो कम होगा सिंपली, और कुछ भी नहीं। ठीक है, इनके साथ साथ होती है इनकी इम्प्योरिटीज, जैसे कि यहाँ पर ऐश का जो परसेंटेज होता है बिटुमिनस में वो होता है 6 to 7%, और जो आपका सब बिटुमिनस होता है उसमें जो सिंपली ऐश का परसेंटेज होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। Sir, can we rejoin?